हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज ये हमारी इतिहास की दूसरी क्लास है, जो कि हमने कल एक क्लास या फिर इतिहास का आगाज़ कर दिया था। इतिहास सब्जेक्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको कल की क्लास बेहतरीन लगी होगी। या फिर कल की क्लास में हमने पढ़ा था अरबों का आक्रमण। तो जितनी भी जानकारी थी, जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे, या फिर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, कौन शासक था, कैसे हिंदू शासक परास्त हुए, उन सब की जानकारी हमने कल के वीडियो में देखा था। तो आइए उसी के आगे हम इतिहास को अब आज से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हुआ ये था कि अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सफलता प्राप्त की, अर्थात भारत पर आक्रमण करके, और बहुत सारा धन दौलत अपने भारत देश से लूटकर अपने साम्राज्य ले जाता है और अपने साम्राज्य को बड़ा करता है। जब अपने साम्राज्य को बड़ा करता है, बहुत सारा धन दौलत भारत से लूट कर ले जाता है। जो भी उसके अन्य पड़ोसी क्षेत्र थे उन सब भी देखते हैं और उन सब के मन में एक लालसा उत्पन्न होती है कि भारत से इस व्यक्ति ने आक्रमण किया, बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया, तो क्यों ना हम लोग भी भारत पर अटैक करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो इसी तरह उन सब के मन में भी आकांक्षाएं शुरू हुई और यहीं से अर्थात 712 ईस्वी से विदेशी आक्रमण क्रमवार तरीके से आना शुरू कर दिया था। तो हमने तो कल मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण की बात करें तो उसमें जो आज विशेष टॉपिक या विशेष बिंदु होने वाला है वो होने वाला है महमूद गजनी, या फिर उसे कहते हैं महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार अटैक किया। जी हाँ, 17 बार। तो 17 बार एक बहुत लंबी संख्या होती कि कोई भारत में कोई विदेशी आक्रमणकारी आया और 17 बार भारत को लूटा, तो भारत के शासक गए कहाँ, अर्थात भारत के जो भी भारत के राजा थे, जो भी भारत के व्यक्ति थे, वो सब कहाँ चले गए, क्यों कोई आदमी 17 बार भारत को लूट कर चला गया। तो इन सब की घटनाओं के बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि वो सब कैसे ये 17 बार आक्रमण करने में सफल रहा। तो आइए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोगों, अगर हाँ जो भी साथी आज ये पहली बार या तुर्कों का आक्रमण पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हमने आपको पढ़ा चुके हैं अरबों का आक्रमण। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही उपस्थित है आप सबके लिए। वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एक क्रमवाइज तरीके से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज का तुर्कों का आक्रमण। और अपना शांत कम से कम अंत तक ज़रूर बना कर रखिए, ताकि आप हर चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप यहाँ से देखा, फिर बढ़ा कर देखा, फिर कुछ भी करके देखा, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है आपके आउट ऑफ माइंड से चली जाएं। तो इसलिए सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर रहना। चलिए फिर आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अगर बात करें भैया, तो एक लाइन है इतिहास पढ़ाने से पहले कि कहते हैं कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इसलिए इतिहास परीक्षा की दृष्टि से तो हमें पढ़ना भी है, लेकिन इतिहास अपना जानना भी है, ताकि हम जान सके कि हाँ हमारे देश में क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी। आइए तो फिर पढ़ते हैं इतिहास का दूसरी क्लास देखते हैं, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको तुर्कों का आक्रमण। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, तुर्कों के आक्रमण का स्टार्ट करने से पहले आपको मैप दिखाते हैं, अर्थात ये तुर्क आए कहाँ से थे। तो देखिए, आप मैप में देखिए, ये हमारा है प्यारा भारत। एक मिनट। हाँ चलिए देखिए, ये है भाई हमारा प्यारा भारत। और यहीं पे अगर बात करें तो ये पड़ता है पाकिस्तान, और यहीं पे पड़ता है अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान में एक प्रांत पड़ता था, ये है गजनी प्रांत। क्या उनसा प्रांत पड़ता था भैया? गजनी क्षेत्र पड़ता था। अर्थात आपको हम ये लोकेशन के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि गजनी की लोकेशन की बात करिए, गजनी साम्राज्य था कहाँ, तो किस देश में आता था? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, तो इतना मैप दिखाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं इस क्लास में और क्या है। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले पहले थोड़ा सा गजनी साम्राज्य के बारे में, क्योंकि जो महमूद गजनी की बात करें, या फिर गजनवी इसका नाम ही पड़ा क्योंकि ये गजनी साम्राज्य से बिलोंग करता था। तो ये गजनी साम्राज्य में एक संस्थापक कौन था, थोड़ा सा महमूद गजनवी से पहले थोड़ी सी जानकारी हमें जाननी अति आवश्यक है, ताकि हम और अच्छे से अपनी क्लास को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं फिर गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य, या फिर इसी का दूसरा भी नाम मिलता है यामनी वंश।
यामनी वंश। अच्छा, तो सबसे पहली बात जानते हैं, गजनी साम्राज्य फिर एक यामनी वंश रहा, तो इसका संस्थापक कौन था? तो इतनी बात जानेंगे। इसका संस्थापक की बात करें तो अलप्तगीन। ये इसका संस्थापक था। केवल परीक्षा में आपसे इतना ही पूछा जाएगा, अलप्तगीन के बारे में और जानकारियाँ हमें नहीं जाननी, ना तो इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है, क्योंकि जो इतिहास में मिलता है वर्णन वो ज़्यादा महमूद गजनवी के बारे में ही मिलता है। तो इसलिए केवल इसका नाम इसी चीज़ से उल्लेख है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक या फिर यामनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। इतनी बातें याद रखेंगे। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो गजनी को ही बनाया था। अपनी राजधानी गजनी को ही बनाया था। इसके बाद जो शासन करता है वो प्रीतगीन आता है। इसके बाद शासन कौन करने आता है भैया? प्रीतगीन। इसके बाद ये शासन करने आता है। हाँ, इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, केवल इतिहास में इसका वो इतना वर्णन मिलता है कि प्रीतगीन के समय ही भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बनेगा परीक्षाओं में, तो इतना पूछा जाएगा कि भारत पर जब पहला तुर्कों का आक्रमण हुआ उस समय कौन शासन कर रहा था? तो उस समय शासन कौन रहा था? प्रीतगीन। हालांकि जब भारत का पहला आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण, प्रीतगीन के शासन के समय, उस टाइम तो वो कामयाब नहीं हो सके, अर्थात भारत के राजाओं द्वारा परास्त कर दिए गए। तो इतनी बात याद रखें, प्रीतगीन के समय, इसके समय भारत पर तुर्कों का प्रथम आक्रमण हुआ। हालांकि ये आक्रमण की जानकारी उतना नहीं मिलती। ये आक्रमण अर्थात ना तो हार थी ना तो जीत, लगभग बराबरी का मैटर था या बराबरी का मुकाबला था। तो ये आक्रमण, लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए कि किसके शासनकाल में भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था? प्रीतगीन के बाद। अच्छा, प्रीतगीन के बाद शासन कौन आता है? प्रीतगीन के बाद जो तीसरे नंबर पे यहाँ की बागडोर संभालता है उसका नाम है सुबुक्तगीन। क्या नाम है? सुबुक्तगीन। अब यहाँ से इतिहास जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। सुबुक्तगीन की बात करें तो ये 977 से गद्दी पे संभालता है। कहाँ की गद्दी? गजनी साम्राज्य का राजा बनता है 977 ईस्वी से लेकर 998 ईस्वी से। तो यहाँ से सुबुक्तगीन से हमें इतिहास जानना है। तो सुबुक्तगीन ने भी आक्रमण कुछ किए थे, लेकिन वहाँ के जो पंजाब के शासक या फिर पंजाब क्षेत्र के जो शासक हैं अर्थात जयपाल के द्वारा परास्त भी हुआ था। जो भी अपने कमांडर, जो भी सैनिक भेजा था तो परास्त भी हुआ था। अर्थात भारत पर इसने भी आक्रमण करने का उद्देश्य बनाया, लेकिन ये पूरी तरह से नाकाम रहा। तो इसने बहुत सारे आक्रमण करने की फिर रुचि भी नहीं ठानी। तो इसी सुबुक्तगीन का दो पुत्र थे, या फिर सुबुक्तगीन से ही उत्पन्न पुत्र थे दो। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। एक का नाम था महमूद गजनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? गजनबी भी बोलते हैं। आपको अगर कहीं पे इसका नाम गजनी न पढ़कर गजनबी भी रहे तो हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे गजनी भी कहा जाता है और गजनबी भी कहा जाता है। तो महमूद गजनी था। एक पुत्र तो ये था, और दूसरे पुत्र की बात करें इस्माइल। आप लोग भी इस्माइल करेंगे। दूसरे पुत्र का नाम था इस्माइल, ठीक है। या अर्थात सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था महमूद गजनी, जिसके बारे में आज हम की क्लास में हम विशेष बिंदु है इसके बारे में जानते हैं। महमूद गजनी, या फिर इसे गजनबी भी बोलते हैं। और दूसरा पुत्र था इस्माइल। चलिए आगे देखते हैं फिर। हाँ, तो जब सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है अर्थात 998 ईस्वी में, तो ये कहने मतलब जो सुबुक्तगीन था ये अपने दूसरे बेटे अर्थात इस्माइल को सिंहासन देना चाहता था, और इस्माइल को सिंहासन मिला भी। अर्थात जैसे ही पिता की मृत्यु होती, सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, तो इस्माइल को शासन मिलता है। लेकिन जो इसका जो बड़ा लड़का था अर्थात महमूद गजनी, ये थोड़ा सा खूंखार टाइप का व्यक्ति था, और इस्माइल को बना लेता है बंदी, अर्थात अपने भाई को ही
बंदी बना लेता है और कैद में कर कर इसे जेल में डाल देता है और खुद सिंहासन की बागडोर अर्थात गजनी साम्राज्य का शासक खुद बन जाता है। कौन बन जाता है? गजनी बन जाता है, अपने छोटे भाई को कैद करके। तो इस्माइल मात्र कुछ महीनों के लिए ही गजनी साम्राज्य का राजा बनता है। तो इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा विषय जाना नहीं। अब देखते हैं गजनी के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज पे डालेंगे महमूद गजनी। जो आज की हमारी क्लास होने वाली है इसी पे होगी, जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा वर्णन इसी का मिलता है। अभी तक हमने इतिहास में क्या पढ़ा या फिर आज की क्लास में केवल इतना जाना कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हमने आपको बताया था अलप्तगीन, उसने अपनी राजधानी क्या बताई थी? गजनी बनाई थी। उसके बाद सेकंड नंबर का जो शासक आया उसका नाम था प्रीतगीन। उसके टाइम क्या हुआ था? उसके टाइम भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। फिर उसके बाद आया सुबुतगीन, जिसका शासनकाल रहा 970 से लेकर 998 तक। इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था सुबुतगीन और एक का नाम था महमूद गजनी और दूसरे का नाम था इस्माइल, जो कि ये सिंहासन देना चाहता था अपने छोटे पुत्र इस्माइल को। लेकिन इस्माइल बना तो, लेकिन मात्र 1-2 महीने या फिर चंद महीने के बाद अपने बड़े भाई द्वारा ये गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे जेल में डाल दिया जाता है, फिर कैदी बनाकर रख लिया जाता है और महमूद गजनी गजनी साम्राज्य का शासक बन जाता है। अब देखते हैं महमूद गजनी, या फिर इसी को लिख लेंगे अच्छा गजनवी भी बोलते थे, गजनवी। महमूद गजनवी की बात करें, अगर इसका जन्म की बात करें, जन्म क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी और स्थान तो गजनी से स्थान ही था। हाँ, लेकिन अगर एक परीक्षा में और पूछा जाता है कि अपने पिता के समय ये कहाँ का शासक था, पिता लिख लेंगे, पिता के समय गजनी खुरासान का शासक था। गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। परीक्षा में साफ साफ पूछा जाता है कि बताइए जब सुबुतगीन शासन कर रहा था तो उस टाइम गजनी कहाँ का शासक हुआ करता था? एक खुरासान क्षेत्र पड़ता था गजनी साम्राज्य के आसपास, ये वहाँ का शासक हुआ करता था अपने पिता के समय। जैसे ही पिता की इसकी मृत्यु होती है तो ये गजनी साम्राज्य का शासक बन जाता है अपने भाई को बंदी बनाकर। अगर बात करें गजनी साम्राज्य का शासक कब बनता है? गजनी साम्राज्य का शासक गजनी साम्राज्य के शासक की बात करें तो ये गद्दी संभालता है 998 ईस्वी में। कुछ किताबों में 999 भी मिल जाता है। देखिए इतिहास में 1-2 साल का अंतर, 1-2 महीने का अंतर, ये सब चला करता है। तो लेकिन जो पहली प्राथमिकता देनी हमें वो 998 ईस्वी में देनी है। ठीक है, गजनी साम्राज्य का शासक 998 ईस्वी में कौन बनता है? महमूद गजनी। और यहीं पर एक खलीफा हुआ करते थे अलादिर बिल्लाह, उस खलीफा का नाम था अलादिर बिल्लाह। अच्छा, एक खलीफा कौन थे? खलीफा अगर बात करें तो एक मुस्लिम धर्म में एक धार्मिक नेता हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक राजनीतिक नेता भी बन चुके थे। अर्थात कोई भी शासक, जैसे आजकल होता है ना राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर माना जाता है, कोई भी काम करना है, कोई भी विधेयक पास करना है तो लास्ट में राष्ट्रपति के सिग्नेचर ही लिए जाते हैं। तो उसी तरह खलीफा हुआ करते थे। अर्थात खलीफा अगर कोई भी शासक बनता था तो खलीफा के अंतर्गत ही काम किया करता था। फिर खलीफा से सारी चीज़ें ही पूछकर, कहीं पे हमें क्या करना है, कहीं पे क्या आक्रमण करना है, पूरी चीज़ें खलीफा से ही पूछकर किया जाता था। पहले तो एक धार्मिक नेता थे, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक नेता भी बन चुके थे। तो इसी तरह अगर इसके टाइम की बात करें तो कौन थे खलीफा? अलादिर बिल्लाह। देखो उनका नाम था, उस खलीफा का नाम, खलीफा कौन था गजनी के समय? खलीफा अलादिर बिल्लाह। ये अलादिर बिल्लाह इसलिए खलीफा का नाम जाना है क्योंकि गजनी को इस खलीफा ने 2 उपाधियां दी थीं। कौन सी 2 उपाधियां थीं? उपाधि दी थी। वो 2 उपाधि की बात करें तो नंबर 1 उपाधि जो दिया था यामीन उद दौला, यामीन उद दौला।
किसको ये उपाधि प्राप्त हुई थी? गजनबी को दिया था। किस खलीफा ने दिया था? अल-आदिल बिल्लाह ने दिया था। कौन सी उपाधि दिया था? यामीन उद दौला। और दूसरी उपाधि कौन सी थी? यामीन उल मिल्लाह। इस तरह से दो उपाधियां भी थी यानी दी जाती हैं गजनबी को। किस खलीफा द्वारा? अल-आदिल बिल्लाह के द्वारा। दो उपाधियां कौन कौन सी? यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह। अच्छा, ये इन उपाधियों का मतलब क्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं इन उपाधियों का मतलब। एक मिनट इधर कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दायां हाथ या फिर दाहिना हाथ, कुछ भी कह सकते हो। साम्राज्य का दायां हाथ, ठीक है। और यामीन उल मिल्लाह का मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक। मुस्लिमों का संरक्षक। ये दो बात याद रखेंगे। अर्थात अल-आदिल बिल्लाह द्वारा दो उपाधियाँ जो प्राप्त हुई थी, यामीन उद दौला उसका मतलब होता है साम्राज्य का दायां हाथ, और यामीन उल मिल्लाह अर्थात मुस्लिमों का संरक्षक। इस तरह से दो उपाधियाँ पाकर एक नई उमंग के साथ गजनबी एक खूंखार आदमी, या फिर कहने मतलब एक अपनी सेना में एक जोश भरता है और भारत आक्रमण की ओर रुख करता है। अच्छा, भारत आक्रमण पे इसका उद्देश्य क्या था? भारत पर आक्रमण करने का इसका क्या उद्देश्य था? आइए देख लेते हैं इसका उद्देश्य। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य। अगर उद्देश्य की बात करें क्या उद्देश्य था, तो सिर्फ इसका एकमात्र उद्देश्य था भारत से धन लूटकर अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं करना कि अपने साम्राज्य का यानी जो अफगानिस्तान से उसको हम भारत तक अगर नहीं, बिल्कुल इसका उद्देश्य ये नहीं था। सिर्फ इसका उद्देश्य यही था भारत से धन दौलत लूटकर अपने साम्राज्य को बड़ा करना, यानी अपना खजाना भरना। इसका मात्र यही एक उद्देश्य था, ना कि भारत में बसना था, ना कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। बस मात्र इसका यही उद्देश्य था, भारत से धन दौलत लूटकर अपने साम्राज्य को बड़ा करना, अर्थात अपने साम्राज्य में सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, रुपए पैसा सोना चांदी ये सब चीज़ें इसका उद्देश्य था। तो लिख लेंगे इसका उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटकर अपने साम्राज्य को बड़ा करना। इसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि हम भारत में जाकर बसेंगे। इसके बाद जो आक्रमणकारी जो कल की क्लास में पढ़ेंगे उसका उद्देश्य हम फिर आपको बताएंगे। धन दौलत लूटकर अपने साम्राज्य को बड़ा करना। सॉरी, एक मिनट, लिखना बड़ा करना। बड़ा करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसने भारत पर आक्रमण कुल कितनी बार किया था? ये भी आपसे जानकारी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ये फिर हमारे जानने योग्य है। देखते हैं। तो इसका उद्देश्य हम समझ चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या था? भारत से धन दौलत लूटना। और ये भारत पर जो आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण गजनी के आक्रमण 17 बार। कितनी बार? 17 बार। जी हाँ, 17 बार इसने भारत पर अटैक किया। एक साल करता, फिर चला जाता, धन दौलत लूटकर अपना खाता पीता, अपना उपभोग करता। फिर कुछ दिन बाद जब धन दौलत की कमी आती, फिर से दोबारा आता था। अर्थात इस तरह इसने भारत पर 17 बार अटैक किया। 17 बार। लेकिन पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है 17 बार तो इसने आक्रमण किया है, लेकिन ये बात किसके अनुसार है? तो एक इतिहासकार हैं, उनका नाम लिख लेना, हेनरी इलियट के अनुसार।
हेनरी इलियट के अनुसार, अर्थात 17 बार जो भारत पर आक्रमण किया था गजनी ने, वो किस इतिहासकार के अनुसार है? तो हेनरी इलियट के अनुसार है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, इसकी आक्रमण की बात करें, कब से इसने प्रारंभ किया था? तो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 अर्थात 1027 ईस्वी तक, अर्थात इसने 27 साल में कुल 17 बार आक्रमण किया, 1000 से लेकर 1027। ठीक है, अब देखते हैं इसके आक्रमण, अर्थात 1000 में कौन था। देखिए, हमें पूरे 17 आक्रमण तो नहीं पढ़ने, लेकिन उसमें में से 3-4 और इसका जो एक प्रसिद्ध आक्रमण है वो हमें जानना है, और इसका अंतिम आक्रमण वो भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसके आक्रमण भाई। तो देखिए गजनी के आक्रमण, तो गजनी का जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ भाग को लूटा। पेशावर जो आज पाकिस्तान में है वह पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था। पेशावर के कुछ भाग को लूटा। कुछ भाग को लूटा, वहाँ पे थोड़ी मात्रा में या फिर जितना भी अपने पर्याप्त धन पाया और वापस चला गया, लेकिन 1 साल बाद फिर से आता है। 1 साल बाद फिर से आता है, अर्थात 1001 ईस्वी में। इस टाइम पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण करता है। पंजाब के क्षेत्र पर या पंजाब के आसपास जो भी क्षेत्र थे, चाहे पेशावर हो या फिर आसपास पंजाब के जितना भी क्षेत्र, यानी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था, लेकिन पंजाब के आसपास या पश्चिम एरिया जितना भी था वहाँ पर ये अटैक करता है 1001 में। लेकिन अगर बात करें वहाँ पर शासक कौन था, भारत का कोई राजा क्या था? जी हाँ, बिल्कुल वहाँ का राजा जो था उनका नाम मिलता है राजा जयपाल। 1 मिनट लिखेंगे, राजा जयपाल वहाँ का शासक या फिर शासन किसके हाथ में था? राजा जयपाल। एक हिंदू शासक थे, राजा जयपाल। क्या हुआ, जब 1000 ईस्वी में आए तो पेशावर के कुछ भाग लूटे, अर्थात जयपाल ने भी इनसे मुठभेड़ की थी 1000 में भी, लेकिन ये परास्त हो गए थे। फिर से जब 1 साल बाद फिर 1000 ईस्वी में फिर से गजनी आक्रमण करता पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर जहाँ पे शासन किसका था? राजा जयपाल का। तो इसमें भी राजा जयपाल की बुरी तरह हार होती है। जब ये लगातार 2 बार युद्ध हार जाते हैं, फिर गजनी को रोकने में असमर्थ होते हैं, तो ये अपने आप को कर लेते हैं आत्मदाह। आत्मदाह का मतलब होता है एक अग्निकुंड होता है, और वहीं पर अपने आप को ये आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या इसलिए कर लेते कि हम एक योद्धा से या फिर एक लुटेरे को हम काबू नहीं कर पाए और हम 2 बार उससे हार गए, अर्थात इन्हें बड़ा अपमान लगता है अपने आप पे राजा होने पर, और ये अपने आप को आत्मदाह कर लेते हैं। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? हार होने के बाद आत्मदाह कर लिया। अर्थात इनको ये अपमान लगा कि हम 2 बार युद्ध इससे हार गए, नाकाम रहे इससे रोकने में, और ये अपने आत्म को आत्मदाह कर लेते हैं। चलिए आगे फिर इसका आक्रमण देखते हैं। इसने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया था। आगे अगर बात करें, 1001 हो चुका है, अब यहीं पे देख लेते हैं 1008 ईस्वी। फिर से अर्थात जयपाल का तो काम ख़त्म हो चुका था, फिर जयपाल का शासन तो एंड हो चुका था। इन्हीं के बाद इनका लड़का था आनंदपाल। कौन था भाई साहब? आनंदपाल। ये फिर से 1008 में एक आक्रमण प्रसिद्ध होता है, पेशावर के कुछ भाग पर फिर से किया जाता है। पेशावर के इसलिए क्योंकि जैसे ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ जाएँ तो पहले पश्चिम ही भारत पर अटैक होगा, तो वहाँ पे कुछ शासन अर्थात उत्तर भारत या फिर पूर्व भारत तक तो पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब पहले पश्चिम भारत को ही इतना धन पाता था कि उसी में वापस लौट जाता था। 1008 ईस्वी में आता है पेशावर पर अटैक करता है, ये बात लिखेंगे, पेशावर पर आक्रमण। आपकी सीधा पेशावर पे ही आक्रमण करता है। और वहाँ की बात करें, वहाँ का राजा कौन था? तो इन्हीं का जयपाल का लड़का था राजा आनंदपाल।
राजा आनंदपाल। और वही सेम कंडीशन 17 बार इसने आक्रमण किया और 17 बार भी ये सफल रहा और आनंदपाल की भी इसमें हो जाती है हार। और ये अपना इतना दहशत भारत में मचा चुका था, इतना दहशत कि जैसे ही आता था कहते हैं कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि गजनी के आने से पहले कुछ राजा तो अपना साम्राज्य छोड़कर भाग जाते थे, इसलिए क्योंकि ये गजनी का सामना नहीं कर सकते थे इसलिए भाग जाते थे क्योंकि ये गजनी का सामना नहीं कर सकते। कुछ राजा तो आत्मसमर्पण भी कर देते थे, यहाँ तक कि बताते हैं कुछ इतिहासकार कि जैसे ही गजनी आक्रमण ये भारत में आने की खबर सुनते थे तो सारे लोग, पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था, पूरा साम्राज्य ही खाली कर दिया जाता था और जितना चाहता था जी भर के धन दौलत लूटता और वापस अपने गजनी साम्राज्य चला जाता था। इतनी दहशत मचा रखी थी पूरे पश्चिम भारत में। तो कहने मतलब जैसे आपने मूवी में देखा होगा, कोई लुटेरा कोई डाकू आता तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था, बिल्कुल यही कंडीशन गजनी के शासनकाल में या फिर गजनी के आक्रमण के समय हो रहा था। कुछ राजाओं ने इससे मुठभेड़ करना चाहा लेकिन उन सबको भी हार मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन कोई राजा इसे पूरी तरह काबू पाने में नाकाम रहे। ये नाकामी के रीज़न अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या है। हाँ, इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण देखते हैं। अच्छा, एक आक्रमण और लिख रहे हैं ना, 1018 ईस्वी में कन्नौज और कन्नौज पर आक्रमण कर रहा है। उस समय प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार शासक कन्नौज पर आक्रमण करता है। उस समय प्रतिहार शासक राजपाल से मुकाबला होता है और राजपाल को भी वही सेम कंडीशन, इनकी भी हार होती है। ठीक है, ये आक्रमण। अब इसका हम देखते हैं बहुत प्रसिद्ध आक्रमण, जहाँ पर इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया। ये मूर्ति भंजक भी बन गया था। मूर्ति भंजक क्या होता है अभी बताते हैं आपको आगे। तो इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण लिखेंगे 1025 ईस्वी। और कहाँ पर आक्रमण किया था इसने? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर बहुत ये परीक्षा में पूछा जाता है कि गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था 1025 में और कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर पर। अच्छा, सोमनाथ मंदिर की बात करें, सोमनाथ मंदिर पड़ता कहाँ है? तो लोकेशन लिख लेना, सौराष्ट्र। अब ये सौराष्ट्र क्या है? अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हम बोल सकते हैं सौराष्ट्र। अगर इस सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर किस भगवान से समर्पित था, अर्थात इसमें किस भगवान की पूजा होती थी? तो भगवान भोलेनाथ या भगवान शिव की यानी पूजा की जाती थी। सोमनाथ मंदिर उन्हीं भगवान को समर्पित था। जब ये भारत पर आक्रमण कर रहा था तो कुछ लोगों से या कुछ सूत्रों से इससे खबर मिलती है कि भारत में जो आप महलों पर आक्रमण कर रहे हैं, फिर जो भी साम्राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम मंदिरों पर आक्रमण करेंगे तो भारत की मंदिरों पर बहुत सारा हमें धन प्राप्त हो जाएगा। तो इसने अब की जो मंदिर चुना था वो सोमनाथ मंदिर पर चुना था। कब? 1025 में। और सोमनाथ मंदिर पर ये आक्रमण करता है और बड़ी मात्रा में ये धन पाता है। जितना अभी तक इसने जो राजाओं के साम्राज्य पर अटैक किया था शायद उसको इतना धन नहीं मिला था जितना सोमनाथ मंदिर पर यह धन प्राप्त कर सका। यहाँ पर इस सोमनाथ मंदिर पर लगभग 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार, आप समझ सकते हैं 20 लाख दिनार अर्थात ये कब की हम बात कर रहे हैं? 1025। और आज कितना चल रहा है? 2025, अर्थात 1000 साल पहले एक 20 लाख दिनार बड़ी रकम होती थी और इसे 20 लाख दिनार और सोने चांदी बड़ी मात्रा में, अथाह मात्रा मिले। और इसने उन धन दौलतों को तो लूटा ही बल्कि उस मंदिर को भी तार तार कर दिया। उनकी जो भगवान शिव की जो शिवलिंग थी उसको तोड़ फोड़ कर अपने साथ ले गए और गजनी साम्राज्य में एक अपमानजनक जहाँ पे कामें हो रही थी उन सबको एक बांट के रूप में प्रयोग किया गया। जो कसाई मांस तौलते था कहा इन बांटों का प्रयोग कीजिए, अर्थात एक मूर्ति भंजक यहीं पर उपाधि दी गई थी कि ये मूर्ति भंजक भी बन गया था। इसने धन दौलत तो लूटा ही बल्कि मंदिरों का विनाश करना भी शुरू कर दिया था। और यहाँ की अगर बात करें क्या यहाँ पर कोई राजा था? जी बिल्कुल हाँ, सोमनाथ मंदिर पर एक राजा हुआ करते थे भीमदेव। भीमदेव या फिर इन्हीं का नाम मिलता है भीम प्रथम। इन्होंने देखा
जब सोमनाथ मंदिर पर गजनी का अटैक होने वाला है तो ये भाग इसलिए खड़े हुए क्योंकि इन्हें लगा कि हमारी सेना गजनी की सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये पहले ही सोमनाथ मंदिर या फिर जो इनके क्षेत्र में आता था वहाँ से ये पूरा साम्राज्य खाली कर चुके थे। और जैसे सोमनाथ मंदिर पर ये आता, लगभग ये बड़ी मात्रा में नरसंहार भी करता है, एक तरफ से लोगों को मार काट और उसके बाद बड़ी मात्रा में धन दौलत लूट कर वापस गजनी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे ये, जब ये गजनी की ओर बढ़ रहा था अर्थात वापस जा रहा था अपने घोड़े और ऊँटों पर अपने सोने चांदी की बोरियां लाद कर या फिर रुपए पैसे लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में इसके साथ एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि इसका मुकाबला जाटों से हो जाता है और ये जाट क्या करते हैं, इस पर आक्रमण कर देते हैं। अर्थात गजनी जो भी सोना चांदी लेकर भारत की ओर से जा रहा था तो रास्तों में जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और जाटों ने आक्रमण कर दिया तो कुछ संपत्ति जाटों ने इससे छीन ली। लेकिन ये फिर भी उस टाइम जाटों से मुकाबला करना ठीक नहीं समझा। कहा पहले हम जो भी बचा हुआ है हमारे पास सोने चांदी या फिर जो भी खजाना बचा हुआ है इसे पहले हम अपने साम्राज्य पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर इन जाटों का देखते हैं हमें क्या करना है। तो पूछ लिया जाता है कि जब ये सोना चांदी अर्थात सोमनाथ मंदिर से लूट कर ले जा रहा था तो रास्ते में किस व्यक्ति ने रोका था या किस व्यक्तियों ने इनकी संपत्ति लूट ली थी, तो जाटों ने। जब जाटों ने लूट ली तो 1-2 साल तो ये चुप रहा, अर्थात 25 में इसका संपत्ति जाटों ने लूट लिया, 26 में कुछ नहीं करता, लेकिन 1027 अर्थात 1027 में फिर से वापस आता है और इसका ये अंतिम आक्रमण माना जाता है। लिखेंगे अंतिम आक्रमण, अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1027 में। अच्छा, ये किसके विरुद्ध था? ये उन्हीं लोगों के विरुद्ध था जिसने इसकी संपत्ति को लूट लिया था और उस टाइम इसने सबक नहीं सिखाया। कहा कि हमारे पास जो भी बचा हुआ इससे पहले हम ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं इनका क्या करना है। तो ये फिर से 1027 में आता है और ये जो इसका अंतिम आक्रमण होता है वो जाटों के विरुद्ध। किनके विरुद्ध होता है? जाटों के विरुद्ध। और जाटों को एक तरफ से, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बूढ़े हों, कुछ भी नहीं देखता, ना तो उनकी एज ना तो कुछ नहीं, और एक तरफ से सबका सर कलम करवाता है। वैसी चीज़ का बदला लेता है कि जब मैं रास्ते से जा रहा था, मैं अपनी संपत्ति लेकर जा रहा था, इन लोगों ने हमारा संपत्ति लूट लिया था। उस पर ये 1027 में क्या करता है? जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है और इसका अंतिम आक्रमण था। फिर अगर इसकी मृत्यु की बात करें, ये कम से कम 17 बार तो आक्रमण किया, अर्थात अपने जीवन का 25 और 27 साल किसमें गुजार दिए? एक धन दौलत लूटना, भारत पे बार बार आक्रमण करो। इतना खजाना भर चुका था, इतना साम्राज्य का अपने यानी बड़ा बना चुका था, उस सोने चांदी के इतने खजाने में एकदम से पागल हो चुका और 2-3 साल तक आक्रमण करना बंद कर दिया और उसी में पड़ा रहा। लेकिन ज़्यादा दिन ये उपभोग नहीं कर सका, अर्थात 1030 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कब इसकी मृत्यु हो जाती है? 1030 ईस्वी में, अर्थात 27 में इसने आक्रमण बंद कर दिया। लेकिन इतना ये पागल हो उठा था, इतना खजाना पाकर, ये 1030 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है महमूद गजनी के। और इसके बाद अच्छा, गजनी साम्राज्य का क्या हुआ? गजनी साम्राज्य के बाद जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके जो भी शासक आते हैं वो सब आयोग होते हैं और वो सब उतना अच्छे से यानी शासन को नहीं चला सकते। धीरे धीरे ये गजनी साम्राज्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ लेखक भी आए थे, उनके नाम भी हम जानेंगे आगे। लेकिन आप लोगों को हमने ये पूरा गजनी के बारे में इतिहास पढ़ाया या जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो भी बातें बताई, आप लोग हमें बताएंगे कि भारत के व्यक्ति अर्थात कोई लुटेरा अगर एक बार लूटे, 2 बार लूटे तब तो हमें समझ में आता है, लेकिन 17 बार आक्रमण किए तो भारत के शासक क्या कर रहे थे? आपने हमको नाम भी है, आप लोगों को हमने नाम से रूबरू भी कराया कि लोगों ने विरोध किया या फिर डटकर मुकाबला किया, कुछ लोग भाग भी खड़े हुए। लेकिन अगर शायद यही एक लोग में अगर एकता होती और संगठन होता, एक साथ अगर मिलकर अगर गजनी का सामना करते हैं तो शायद आदि इतिहास का नक्शा अलग होता। लेकिन क्या देखने को मिला? सभी अपने क्षेत्रों में बटे हुए थे। उनको लगता था ये उनके क्षेत्र में आक्रमण हो रहा है, हमारे क्षेत्र में होगा तो हम देखेंगे। और यही रीज़न था कि ये लुटेरा या फिर जो भी गजनी पूरे 17 बार भारत को आक्रमण करने में सफल रहा। तो इसमें एक साफ से निष्कर्ष निकल कर ही आता है कि भारत में राजाओं में एकता नहीं थी। शायद अगर एकता होती, एक साथ सभी राजा एक साथ गजनी का सामना करते हैं तो शायद ये गजनी कामयाब ना होता। तो इसीलिए आप हम लोग भले ही किसी में बटे हों, लेकिन हमारे ऊपर कोई अटैक करें तो हम लोगों को एक साथ या एकता में रहना चाहिए ताकि हमारा इतिहास फिर से ना दोहराया जा सके, है कि नहीं? तो यही एक निष्कर्ष था।
चलिए देख लीजिए। अच्छा, इसका कुछ रिवीजन, फिर इसके साथ आने वाले हम लेखक पढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, या हमने इतिहास में क्या जाना है। हाँ, हमने इतिहास यहाँ से शुरू किया था। अच्छा, गजनी से पहले भी 1 मिनट। चलिए, हाँ, यहाँ से हमने शुरुआत किया था गजनी साम्राज्य, जिसे हम यामनी वंश भी बोलते हैं। आराम से धीरे से रिवीजन करते हैं। संस्थापक की बात करें, अलप्तगीन। राजधानी क्या बनाया था, गजनी को ही। अलप्तगीन के बाद शासन कौन करने आता है, प्रीतगीन आता था। इसके समय भारत पर तुर्कों का प्रथम आक्रमण हुआ, इतनी बात याद रखेंगे। उसके बाद फिर कौन आता है, सुबुतगीन आता है। सुबुतगीन जिसका 970 से लेकर 998 तक शासन रहा। इसके पुत्रों की बात करें तो एक का नाम था महमूद गजनी और दूसरे का नाम था इस्माइल। फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बाद, हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा था महमूद गजनी, जो कि आज का टॉपिक था, कि जिसे हम गजनवी भी बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसकी जन्म जो हुआ था 1 नवंबर 971 ईस्वी में। अगर पिता के समय पूछा जाए गजनी कहाँ का शासन था, खुरासान का शासक हुआ करता था। फिर उसके बाद करें गजनी के साम्राज्य के शासन कब बनता है, शासक कब बनता है, 998 ईस्वी में। सॉरी, खलीफा की बात करें, अर्थात इसके टाइम कौन खलीफा था, तो अल आदिल बिल्ला था। अगर इसकी उपाधि की बात करें, यामीन उद्दौला, जो जिसे क्या बोलते हैं, 1 मिनट हम आपको बताते हैं कि इसे क्या बोलते हैं। यामीन उद्दौला, जिसे साम्राज्य का दायां हाथ कहा जाता है। उसी की बात करें, यामीन उल मिल्ला, 2 उपाधि धारण करता है। मुस्लिमों का संरक्षक बन जिसे कहा जाता है। और भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य इसका क्या था, धन दौलत लूट कर अपने साम्राज्य को बड़ा करना, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद क्या था, उसके बाद देखिए भारत पर आक्रमण इसने कितनी बार किया, टोटल अगर बात करें तो 17 बार। लेकिन किस इतिहासकार के अनुसार है, इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार है। इसके अगर क्रम की बात करें, 1000 ईस्वी से शुरुआत करता है और 1027 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी में आक्रमण किया, पेशावर के कुछ भागों को लूटा, वापस चला गया। 1000 ईस्वी में फिर से आता है, पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण करता है, जिस पर शासन कौन कर रहे थे, राजा जयपाल कर रहे थे। हारने के बाद इन्होंने क्या कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था खुद को, अर्थात इनको ये हार हजम नहीं हुई। उसके बाद 1008 में फिर से आक्रमण करता है। वो कहाँ पर आक्रमण करता है, पेशावर पर। उस समय राजा कौन था, आनंदपाल, जिसके इसमें भी वही सेम कंडीशन, हार हुई। उसके बाद 1018 ईस्वी में करते हैं, कन्नौज और प्रतिहार के शासक थे राजपाल, जिसमें इनको भी हार मिलती है। उसके बाद इनका प्रसिद्ध आक्रमण, इतिहास में प्रसिद्ध आक्रमण बहुत पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी क्या पूछा जाता है, 1025 ईस्वी, 1025 कहिए, फिर 1025 कहिए। इनका प्रसिद्ध आक्रमण था किसका, गजनी का, सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र। 20 लाख दिनार की संपत्ति और सोने चांदी जो हाथ इसको लगे। वहाँ का शासक थे भीमदेव या भीम प्रथम, जो कि इनकी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ रहा। इन्हें मुकाबला भी नहीं किया, पहले ही भाग खड़े हुए। अंतिम आक्रमण की बात करें 1027 ईस्वी में, जो कि आक्रमण था जाटों के विरुद्ध, और इसकी मृत्यु फिर कब हो जाती है, 1030 ईस्वी में। अच्छा, एक बात और लिख लेंगे, बाकी इसके जो भी लेखक थे और कौन कौन इसके साथ लेखक आए, उसे हम अगली क्लास में करते हैं। अगली क्लास में इसलिए क्योंकि अब ये क्लास ज़्यादा हम लंबी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा हम अस्वस्थ भी हैं, जो कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। फिर जुकाम हो चुका है, तो इसके वजह से थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, आवाज़ में दिक्कतें भी होंगी। तो ठीक है, जितना भी आप लोगों ने मैनेज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो इसके बाद आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर हम आगे जो करेंगे कल की क्लास से, वो हम इसके साथ आए हुए लेखक और फिर मोहम्मद गौरी के बारे में, वो कल की क्लास में हम करने वाले हैं। उसे में हम आपको पढ़ाएंगे तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की गाथाएँ सुनेंगे। इन सब के बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। हाँ, तो इसकी मृत्यु हो गए थे, लेकिन एक बात और लिख लेना बस। क्या लिखना है, प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था गजनी, लिखेंगे ऐसे। सुल्तान की, जैसे इसको 2 उपाधियां भी मिली थी, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक।
ये इतनी बातें याद रखेंगे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक का नाम बताइए तो क्या बताएंगे भाई साहब? यही बताएंगे, महमूद गजनी। आज यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में इसके आगे क्लास इसके साथ आए हुए जो भी लेखक थे, कौन कौन से लेखक थे, उन सब के बारे में जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को ये जानकारी, इतनी जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। और हम इसी तरह इतिहास को एक क्रमवाइज तरीके से आप बढ़िया परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हो और इतिहास को जानते हुए भी आगे बढ़ते रहेंगे। और देखिए, ऐसा नहीं कि इतिहास हम पहली बार हम ही यूट्यूब पे पढ़ा रहे, इससे पहले अदर टीचरों ने भी पढ़ाया हो सकता है हमसे अच्छे या फिर अच्छा न कहा जाए, यानी लगभग कंटेंट वही रहता है लेकिन एक समझाने का तरीका अलग अलग रहता है, जो हर बच्चे को हर टीचर का अलग अलग समझाने का तरीका पसंद आता है। तो शायद आप लोग देखें हमारे वीडियो तो शायद हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को बेहतर लगा होगा। तो अगर लगा तो इसका रिस्पॉन्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। बाकी मिलते हैं फिर कल आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे अर्थात ज्ञान गुरु क्लासेस में। और हाँ, जाने से पहले अगर आप हमारे फैमिली या हमारे वीडियो पर या हमारे परिवार की सदस्यता लेना चाहते हो तो आप एक को काम करना होगा। क्या काम करना होगा? वो सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और बाकी कल की क्लास करते हैं, आज थोड़ा सा हम अस्वस्थ भी हैं तो इस वजह से आज क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।